नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं यात्रा वृत्तांत। इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था 1937 में और इसके प्रकाशक थे छात्र हितकारी पुस्तक माला दारागंज प्रयाग। 1937 यहाँ लिखा भी हुआ है हिंदी की वर्णमाला में 1937। केदारनाथ गुप्त M.A. प्रोप्राइटर छात्र हितकारी पुस्तक माला दारागंज प्रयाग, ये इसके प्रकाशक हैं। इस पुस्तक को पढ़ने से पहले कुछ बातें याद रखनी है, जैसे इस पुस्तक में आए अधिकतर नाम तिब्बती भाषा में हैं, तो समझने में उनको पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन हमें यात्रा के विवरण पर अधिक ध्यान देना है बजाय उन नामों को याद करने के या उनमें भ्रमित होने के। दूसरे, इस पुस्तक का जो PDF है इसमें हिंदी की पुरानी वर्णमाला का प्रयोग किया गया है जो मानकीकरण से पहले की वर्णमाला है, तो इसमें भी थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राक कथन: मैंने अपनी इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद यह पुस्तिका पाठकों के हाथ में जा रही है। 128वें पृष्ठ के बाद 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहां सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। प्रूफ देखने में पंडित उदय नारायण त्रिपाठी M.A. पहले अ पर ही मात्राएं लगा करके वर्णमाला बनाई जाती थी। साहित्य रत्न से बहुत मदद मिली, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। यात्रा के अंतिम दो अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती तथा प्रवासी बंगला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों को देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। पटना 6/3/1937 राहुल सांकृत्यायन। इसकी विषय सूची अगर देखें तो पहला खंड है लहासा से उत्तर की ओर, दूसरा है चांग की ओर, तीसरा है शक्य की ओर, चौथा यनम की ओर और पांचवा नेपाल की ओर, और परिशिष्ट में एक अध्याय लहासा की ओर। विभिन्न चित्रों का संकलन भी इस यात्रा वृत्तांत के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहला चित्र यहाँ आता है शांति रक्षित का और दूसरा चित्र यहाँ पर आता है पंडित गयाधर का। आइए पढ़ना शुरू करते हैं मेरी तिब्बत यात्रा यात्रा वृत्तांत का पहला अध्याय लहासा से उत्तर की ओर। पया फेनबो 30/7/34। प्रिय आनंद जी, कलिम्पोंग से लहासा तक वही पुराना रास्ता था, इसीलिए उसके बारे में विशेष लिखने की आवश्यकता न थी। लहासा में 2 महीना 11 दिन रहे। इस बीच में विनय पिटक के अनुवाद तथा विज्ञप्ति के उस भाग को संस्कृत में करने के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण तालपत्र के संस्कृत ग्रंथों अभय समयालंकार टीका और वादन्याय टीका को खोज पाने का सौभाग्य मिला। दोनों पुस्तकों के फोटो ले लिए, एक कॉपी अपने पास रख नेगेटिव सहित एक प्रति पटना श्री जायसवाल जी के पास भेज दी है। अब की बार यहाँ भिक्षुओं तथा गृहस्थों के नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण भी संग्रह कर रहा हूँ। बहुत कुछ कर चुका हूँ। तिब्बत में चित्रकला पर एक लेख लिख चुका हूँ जो किसी हिंदी पत्र में भेज दूंगा सचित्र। साथ ही यहाँ के चित्रकारों के सभी रंग, उनके बनाने का ढंग, तूलिका आदि का संग्रह किया है। तिब्बती भाषा की दूसरी और तीसरी पुस्तकों को छापने के लिए कलकत्ते भेजा था। रास्ते में उसी थैले में किसी ने शराब रख दी, जिससे भीगकर पुस्तक के कितने ही भाग अपाठ्य हो गए। विनय पिटक के हिंदी अनुवाद को भी आदमी के हाथ ही ज्ञानची, जहाँ की अंग्रेजी डाक खाना है, भेजा है। देखिए सकुशल पहुँच जाए तब, नहीं तो योगिनी डाकिनी के मुल्क में कहीं फिर बोतल लुढ़क गई तो वह भी राम राम सत्य। अपने राम ने तो कसम खा रखी है कि यदि लिखी हुई कोई पुस्तक एक बार गुम या नष्ट हो जाए तो फिर उसमें हाथ नहीं लगाना। हाँ, तो फेनबो पुराना फनयुच की यात्रा की क्यों जरूरत पड़ी? 10वीं सदी से 13वीं सदी तक कितने ही अच्छे अच्छे विद्वान इसी प्रदेश में हुए थे। मेरे एक विद्वान मित्र का कहना है कि फेमबो हमेशा तंत्र मंत्र से बगावत करता रहा है। रावण की लंका में विभीषण के समान दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पंडित शरबा तो मंत्र तंत्र के इतने कठोर विरोधी थे कि पीछे दूसरों को हलफ लेकर गवाही देनी पड़ी कि शरबा मरने के बाद जरूर नर्क में गया। इतने से भी फेमबो हमारे जैसे नास्तिकों के लिए चा छेन पो यानी परम पवित्र ठहरा।
परंतु उतने से ही शायद ई जानिब इधर तशरीफ़न लाते। मालूम हुआ कि इधर 10वीं से 13वीं शताब्दी तक के कितने ही विहार हैं, जिनमें रेडिंग में तो निश्चित ही थोड़ी सी तालपत्र की पुस्तकों के होने की बात बतलाई गई है, और संभावना औरों में भी है। वस्तुतः यही कारण है इधर आने का। जब पुस्तक के लिए आना था तो उसके लिए विशेष तैयारी करनी जरूरी थी। यद्यपि सभी पुराने मठों के लिए पुस्तकें दिखाने आदि के काम के लिए भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है। भोट जो है वो तिब्बत का ही दूसरा नाम है। प्राचीन समय में इसको बोड़ या भोट प्रदेश के नाम से पुकारते थे, किंतु अभी उसमें कुछ देर थी, इसीलिए यह 2 सप्ताह की यात्रा उसके बिना ही करनी पड़ रही है। हाँ, भोट के वर्तमान राजा रेडिंग रिम्पोछे ने एक पत्र अपने रेडिंग मठ के लिए दे दिया है, और शिकम की महारानी के भाई रक्षा कुशो ने तगलुंग के लिए चिट्ठी दे दी है। इसी तरह 2-3 और चिट्ठियां मिल गई हैं। चिट्ठियों के बाद दूसरा प्रश्न था साथी सवारी का। छूश्रिन शर के स्वामी साहू पूर्णमान ने अपने 6 खच्चरों तथा खच्चर वाले को दे दिया। सवारी का प्रश्न तो इस प्रकार हल हो गया। रहा साथियों का, इसके सिवा एक फोटोग्राफर की भी आवश्यकता थी। हमारा रोलेफ्लेक्स कैमरा पुस्तकें छापने से इनकार करता है। सौभाग्य से लहासा के फोटोग्राफर श्री लक्ष्मी रत्न ने चलना स्वीकार कर लिया, किंतु अभी एक और साथी को जैसे बने इंची मिंची जरूर ही ले जाना था, क्योंकि हम ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं जहां संख्या और पिस्तौल बंदूक ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। हमारे खच्चरों के सरदार सोनम ग्यल मछन पुण्य ध्वज खाम के पूर्वीय तिब्बत के हैं, जहां की कहावत है तुम अपने ही भरोसे पर जी सकते हो। उन पर पूरा भरोसा है। अपने राम तो हथियार बांध ही नहीं सकते। हाँ, जो चौथे साथी मिले उनका जन्म अमदो का है, जहाँ पर भी गोली गट्ठा लेकर 90-100 आदमी मिलकर ही मंजिल तय कर सकते हैं, किंतु वे भी तलवार के धनी नहीं हैं। गैन दुन छौ फेल अर्थात संग धर्मवर्धन, यही उनका नाम है। अच्छे चित्रकार हैं तथा इतिहास और न्यायशास्त्र में अच्छा प्रवेश रखते हैं। कह सुनकर उनके कंधे से भी एक 7 गोली का पिस्तौल एवं कारतूसों की माला लटकाई गई। श्री लक्ष्मी रत्न को लोग नातीला के नाम से जानते हैं। उनकी नानी नाती कहा करती थी। फरिश्तों ने लहासा पहुंचने पर इस नाम को यहाँ पहुंचा दिया। फिर ला बराबर जी जोड़कर भोंटवासियों ने उन्हें नातीला बना दिया। बुढ़ापे तक अब उन्हें नातीला ही होकर रहना है। हाँ, तो नातीला को बहुत ऐतराज़ था एक छोटा सा 7 गोली का तमंचा बांधने पर। उनका कहना था हमारी छाती पर बराबर मीटी कू। और ये क्या होता है? 11वीं शताब्दी के आचार्य स्मृति ज्ञान कीर्ति के नाम से फर्जी बनवाई मिट्टी की छोटी मूर्ति रहती है। हमारे ऊपर गोली नहीं लग सकती। कहने पर उन्होंने पिस्तौल द्वारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया। खैर, किसी तरह वे भी पिस्तौल लटकाने को राजी हुए। सोनम ग्यल छन उच्चारण सोनम ग्यन्ज ने कहा कि 18वीं तिथि 6ठे मास की 30 जुलाई ही को चलना अच्छा है। 20 को थम व अर्थात 0 आ जाएगा और आगे भी शायद अच्छी नहीं। इस प्रकार आज 8:30 बजे तैयारी करते कराते लहासा से निकले। साथ में फेम्बो में चराई के लिए छू सिन शर के बाकी 6 खच्चर तथा उनका दूसरा आदमी था। आजकल वर्षा ऋतु है। भूले भटके कितने ही बादल हिमालय के इस पार भी आ पहुंचते हैं, और मैदान और पहाड़ जिधर देखो उधर ही हरी मखमली छोटी छोटी घास बिछी हुई है। भोट देशियों का इस सपंग अर्थात हरियाली पर नाज करना बचा है। 3 मास के लिए तो यहाँ की पर्वतमालाएं अद्भुत सौंदर्य धारण कर लेती हैं। हरी घासों के अतिरिक्त कहीं कहीं पीले नीले फूल भी फूले दिखाई पड़ते हैं। लहासा के बाद पहला घर तब ची का आया। यहीं भोंट सरकार की टकसाल तथा सैनिक कार्यालय है। पहले सिपाही भी थे, किंतु इधर अनावश्यक होने से उन्हें छुट्टी मिल गई है। शायद तुमने सुना होगा कि लहासा में जल से बिजली भी पैदा की जाती है। पैदा करने वाले चल बसे, नहीं तो उनका इरादा था लहासा को विद्युत से आलोकित करने का। चीन आ ही रहा है, और आ रहे हैं पणछेन रिम्पोछे अर्थात टशी लामा भी। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं यदि बिज्जू देवी का कदम लहासा में पहुंच जाए। खैर, अभी तो इस बिजली से टकसाल तथा तबची के कार्यालयों में ही प्रकाश हो रहा है। तबची से आगे पहाड़ की जड़ में हरे भरे खेतों के बीच
एक घर मिला। फिर दाहिनी ओर की कोने वाली उपत्यका में सहस्त्रों हरे भरे खेतों की सीढ़ियों को छोड़ते हम बाईं ओर नदी पार हल्की चढ़ाई चढ़ने लगे। एक फलहीन किंतु सुंदर बाग आया और तब ची से 3 मील आने पर बिजली बत्ती की माँ लोकशुई आ माँ हमें मिली। एक मामूली से घर में पानी द्वारा पहिया घूम रहा है और बिजली पैदा हो रही है। पानी तो इतना काफ़ी है कि उससे सारे लहासा को रोशन करके भी बिजली बच रह सकती है। उससे जरा ही ऊपर पानी पार कर कुछ नए किंतु टूटे फूटे मकान मिले। मालूम हुआ बिजली देवी के लिए पहले अच्छे अच्छे मकान बने थे, किंतु उन्हें वे पसंद न हुए और वे नष्ट हो गए और अब उनके लिए टूटी मड़ैया मिली है। असल में तो चाहिए था ज्योतिषी को फांसी दे देना, क्योंकि उसने ऐसी बुरी सायत बताई। कुछ दूर और ऊपर चढ़ने पर एक वृक्ष रहित आखिरी गांव मिला और फिर जोत पास तथा उससे 4-5 मील इस पार एक भी गांव नहीं है। अब चढ़ाई भी कुछ कठिन थी और ऊंचाई के कारण हवा के पतलेपन से जानवरों का दम भी अधिक फूल रहा था। उपत्यकाएं और उनकी बेटी पोतियां सभी घननील वसना थीं। सिर्फ एक और बेरास्ते चलती 50-60 चमरियां अर्थात याक काला दाग सा बना रही थीं। यद्यपि दूर दूर पर सफ़ेद भेड़ों के झुंड चर रहे थे, किंतु न हिलने डुलने के कारण वे जहाँ तहाँ पड़े पत्थर ही जान पड़ते थे। यहाँ इस पुस्तक में 2 चित्र दे रखे हैं, तिब्बत में माँ बेटी का और शक्य में अचादेखी ला का एवं तिब्बत में रमणी का। पिछले वर्ष दलाई लामा फेम्बो पधारे थे, इसलिए रास्ता बनाया गया था। बल्कि हमारे दोस्त कादिर भाई के कहने के मुताबिक तो उस पर मोटर चल सकती है। उसी अपशकुन से कुछ लोग कहते हैं दलाई लामा को शरीर त्याग करना पड़ा और उनके कृपापात्र कुम में लाको, जो बिजली मोटर जैसी खुरापातें सोचा करते थे, सर्वस्व से हाथ धो एक कोने में निर्वासित होना पड़ा। रास्ता कुछ तो अच्छा जरूर है। गोला, यही इस जोत का नाम है, के ऊपर चढ़कर पीछे की ओर मुड़कर देखने पर लहासा नगरी सुदूर दिखाई पड़ी। दूरबीन से देखने पर वह कुछ और स्पष्ट हुई, किंतु उससे भी विचित्र दूर क्षितिज के अंत तक सहस्त्रों पर्वत शिखर थे, जो तिब्बत देश को सहस्त्र शीर्षा पुरुष बना रहे थे। दूसरी ओर देखने पर नीचे की उपत्यका में अनगिनत खेत बतला रहे थे कि फनयुल, वस्तुतः फनयुल हित का देश है। अब हरी उतराई शुरू हुई। जोत पर हम 1:30 बजे पहुंचे थे, तब से 4:30 बजे तक उतराई ही उतराई रही। बिना वृक्षों के कुछ घर छोड़कर हम और नीचे उतरे और पाया पहुंच गए। हमारे साथी संग धर्म वर्मन तभी से दिमाग लड़ा रहे हैं कि पाया का अर्थ क्या है, किंतु हमारा कहना है कि पाया का अर्थ पाया ही है। इतनी मेहनत से जो पाया और बिना चोरों की गोली का शिकार हुए पाया। नालंदा तिब्बत 31/7/34। पाया से 8:30 बजे रवाना हुए। अब हमारे ही 6 खच्चर साथ थे। एक लाल पहाड़ी के पार करते ही कितने स्तूपों से युक्त लंगथंग अर्थात बैलों का मैदान का विहार दिखाई पड़ा। पाया से यह स्थान 2 मील से अधिक न होगा। हम में से किसी को यह बात मालूम न थी, अन्यथा कल यहीं आकर ठहरे होते। तिब्बत के प्राचीन मठों के कायदे के अनुसार यह मठ पहाड़ के ऊपर न होकर मैदान में है। हमारे दीपंकर श्री ज्ञान के प्रशिष्य पोतो पारिन छेन गसल के शिष्य लंगथंग पार दोरजे शेंगे ने इस विहार को बनाया था। लंगथंग पा बड़ा ही विनयधर था। उसके बारे में कहा जाता है कि उसे जन्म भर में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी। संसार के दुख को वह हर वक्त इतना अनुभव करता था कि उसके लिए हंसना हराम था। 3 बार में 2 बार की ही बात हमें मालूम हो सकी। एक छोटा बच्चा एक गेहूं के दाने को उठाकर खाना चाहता था। प्रयत्न करने पर भी वह उसे नहीं उठा सकता था। उसी समय उसके नाक का पोटा बहकर दाने से लगा। दूसरे ही क्षण सांस के साथ दाना बच्चे के मुंह पर आ गया और वह बड़ा प्रसन्न हो गया। यह देखते ही लंगथंग पा को भी हंसी आई। किसी मंदिर के चढ़ावे में एक बड़ा फिरोजा चढ़ा हुआ था। एक चूहा उसे चुराकर अपने बिल में ले जाना चाहता था, लेकिन वह उठाने में सफल न होता था। चूहा जाकर अपने दूसरे साथी को लाया। फिर पहले चूहे ने अपने अगले पैरों से फिरोजे को छाती में दबाया। साथी ने उसकी पूंछ को मुंह से खींचकर मदद दी और इस प्रकार फिरोजा लेकर वे अपने बिल में चले गए। चूहे की इस सफलता को देखकर लंगथंग पा को भी हंसी आ गई।
पुराने बिहारों की जैसी दुर्वस्था आमतौर से तिब्बत में दिखाई देती है, वैसी ही इसकी भी है। जब हमारे खच्चर आंगन में गए तो पहले हमने समझा शायद यह ठहराव होगा, किंतु बाद में मालूम हुआ कि यही लंगथंगपा का बनवाया विहार है। बारादरी में घूमते ही दीवार पर लिखा दुकर छग अर्थात बीजक दिखाई पड़ा। फिर हम मंदिर के भीतर गए। अस्त व्यस्त बहुत सी मूर्तियां रखी हुई हैं। सामने पिछली दीवार तथा बाईं ओर की दीवारों में क्रमशः मैत्रेय और बुद्ध की पीतल की मूर्तियां हैं। दोनों मूर्तियों के शरीर मंडल सुंदर और पुराने हैं। मैत्रेय की बाईं ओर एक विचित्र सी भारतीय लामा की मूर्ति देखी। पूछने पर मालूम हुआ यह भारतीय सिद्ध फदम पा सट्स गियर्स अर्थात सतपिता बुद्ध मृत्यु 1118 ईस्वी हैं। बहुत जीर्ण शीर्ण मूर्ति कही जाती है। सामने नीचे कुछ और भी छोटी बड़ी पीतल की मूर्तियां हैं, जिनमें अधिकांश भारत से लाई गई हैं। यह उनकी बड़ी नाक, नीची भौं, कम चौड़ा मुंह, सुंदर छाती और कमर बतला रही हैं। ढूंढने पर भी उन पर अक्षर नहीं मिले। एक और बहुत सी पुरानी भोट अक्षर में लिखी हुई पुस्तकें बेपरवाही से रखी हुई हैं। पीछे के बने देवालयों तथा पुराने स्तूपों को देखकर हम लौट आए। धर्मवर्धन ने बीजक से खास खास बातों का नोट लेना शुरू किया। नातीला ने फोटो लिए। अभी मंदिर के अंधेरे में पड़ी सिद्ध फदमपा की मूर्ति का भी फोटो लेना था। किटसन लैम्प के सहारे उसका भी फोटो लिया गया। बाहर के स्तूपों और सारे विहारों के भी फोटो लिए। इसी वक्त किसी आदमी ने जाकर गांव के जमींदार से, वस्तुतः तो यहाँ का जमींदार भोट सरकार है और खेती का काम उसकी ओर से कोई नौकर करवाता है, कह दिया। जवाब तलब किया गया। हमारे साथी ने जाकर भोटराज रेडिंग रिम्पोछे की लाल लाख की मुहर से अंकित चिट्ठी दिखला दी। मामला वहीं समाप्त हो गया। मध्याह्न के भोजन के उपरांत हमारा काफिला नालंदा के लिए रवाना हुआ। भारत के नालंदा के नाम पर जहां लंका में एक नालंदा है, वहीं तिब्बत भी उससे वंचित नहीं है। अर्थात भारत के नालंदा के नाम पर श्रीलंका में भी एक नालंदा है और तिब्बत में भी एक नालंदा है। तो ये जो काफिला इनका रवाना होता है वो तिब्बत के नालंदा की ओर रवाना होता है। प्राय 2 घंटे चलने पर हम नालंदा पहुंचे। यद्यपि स्थान निचले मैदान से कुछ ऊपर चढ़कर है, किंतु यहाँ भी मैदान सा ही है। उसके निचले भाग पर बहुत से परित्यक्त खेत हैं। कुछ खंडहर भी कहीं कहीं खड़े हैं। नालंदा बहुत ही सुंदर जगह पर है और आजकल पिछले पहाड़ों के हरित वसन हो जाने से तो वह और भी अनुपम हो गया है। यह विहार 15वीं शताब्दी के आरंभ में ही बन गया था। निर्माता रोंग सतोन शाक्य ग्यर्ल म छन अपने समय के अच्छे दार्शनिक थे और चोंगखपा के महाविद्वान शिष्य मखश उव के प्रतिद्वंदी थे। किसी समय नालंदा तिब्बत का नालंदा था। चोंगखपा के अनुयायियों के डेपोंग आदि विहारों की भांति यह एक अच्छा विद्या केंद्र था। इसमें 2 डसंग ससंग छेन अर्थात महागुह्य और मछन विद अर्थात दर्शन हैं। प्रदेशों के क्रम से कई खमजन और छात्रावास भी हैं। 2500 के रहने लायक घरों में 500 ही भिक्षु रहते हैं, जिनमें भी पढ़ने वाले 50 से अधिक नहीं। पहले हम बचू बरगेद ल व्रंगू गए। यहाँ एक बड़ा लंबा चौड़ा बीजक लगा हुआ है। बाहर द्वार पर एक भयंकर काला कुत्ता बना हुआ है, जिसके सामने से रक्षक के साथ भी निकलना आसान काम नहीं है। पूछने पर बतलाया गया। मछोंग सपुल रिम्पोछे से तालपत्र की पुस्तकों के बारे में पूछा। आने पर देखा लामा प्राय 2 दर्जन भिक्षुओं को विनय पढ़ा रहे हैं। पूछने पर सहृदयता के साथ बतलाया यहाँ तालपत्र की पुस्तकें नहीं हैं। हाँ, सछेन कुन दग सयिंग पो के समय का बना एक चित्रपट है। चित्रपट के निकालने में अभी देर थी, इसलिए हम विहार के पुरातन मंदिर चूला खंग को अर्थात विहार देखने गए। पुजारी जरा देर में आए। भीतर बुद्ध की विशाल मूर्ति है, जिसके सामने रोंग शतोन की प्रतिमा है। फोटो लिया। बाहर कुछ और छात्रावासों को देखते सारे विहार की फ़ोटो के लिए बगल की पहाड़ी पर चले। बहुत करने पर भी सारा विहार एक फिल्म में न आ सका। लौटने पर 4 बज गए थे। अभी पुराने चित्रपट के भी फ़ोटो लेने थे, इसलिए आज नालंदा ही में रात्रिवास की ठहरी। फ़ोटो ले लेने पर रहने के लिए अच्छे स्थान का प्रबंध भी हो गया। उक्त लामा ने, जो कि स्वयं अवतार हैं, बड़े प्रेम का बर्ताव किया। शाम को कुछ मिनटों के लिए शास्त्रार्थ वाली बगीची में
छो सा राह में भी हो आए। 20-25 आदमी कुल थे, खूब ताली पीटते, शोरगुल करते, शास्त्रार्थ हो रहा था। यहाँ तालपत्र की पुस्तकें तो नहीं देखने में आईं, किंतु नालंदा का दर्शन और रात्रिवास अवश्य ही संतोष का विषय है। ग्य लह खंग 1834। नालंदा से सवेरे विदाई ली। बादल था किंतु बूंदाबांदी नहीं थी। एक छोटा सा जोत पार कर फिर खेतों के पास आ गए। नालंदा में बतलाया गया था कि पा छब 2 घंटे का ही रास्ता है, किंतु हमें चलते चलते 4 घंटे लग गए। मार्ग 18 मील से कम का न होगा। हमारा रास्ता अधिकांश पश्चिम की ओर था, जिससे बादल फाड़कर समय समय पर आती सूर्य की तीक्ष्ण किरणें कष्ट नहीं देती थीं। 12 बजे हम पाछब लोचव यीम प्रगस की समाधि पर पहुंचे। यह लोचव तिब्बत के 3 सबसे बड़े विद्वान अनुवादकों में हैं। आशा थी कि शायद यहाँ कोई तालपत्र की पुस्तक हो, किंतु यहाँ तो एक मामूली स्तूप है, जिसके भीतर कहा जाता है कि महान अनुवादक का शरीर है। पास में मठ है, जिसमें 22-24 भिक्षुणियाँ वास करती हैं। पाछव में बहुत ठहरना नहीं पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद हम फिर चल पड़े और 1.5-2 मील बाद पर्वत के कोने में छिपा ग्यल खंग भारतीय देवालय आ गया। समभे की तरह के स्तूपों को, जो भारत में 8वीं शताब्दी के आसपास ही बनते थे, देखकर ही मालूम होने लगा कि यह तो 8वीं-9वीं शताब्दी के बाद का विहार नहीं हो सकता। मैत्रेय देवालय के सामने र्दोरिंग अर्थात महास्तंभ और उसके लेख को देखकर और भी विश्वास हो चला कि यह विहार या कम से कम उसका कुछ भाग सोंगचन सगमबो के समय का बना है। आज पास के गांव में घुड़दौड़ थी। मठ के सभी भिक्षु तमाशा देखने गए थे। सामान बाहर ही रख दिया। तब तक हमने र्दोरिंग लेक की छाप लेनी चाहिए। राय साहब मनोरंजन घोष ने पटना में छापे का सामान बांध दिया था, किंतु अभी तक छाप लेने का मौका नहीं आया था। पहले प्रयत्न में जैसी छाप आई उस पर ही संतोष करना चाहिए। यद्यपि लेख में लिखने वाले का नाम नहीं है, किंतु लहासा में ऐसे र्दोरिंग राजाओं के ही हैं। इससे अनुमान है यह स्तंभ भी तिब्बत के किसी राजा का ही है। पास का मैत्रेय देवालय शंगसय नमद्रोज्रे द्वंगफ्युग ने बनाया था, जो आचार्य शांत रक्षित के शिष्य सम्राट खीशरोंग लदेवचन का समकालीन था। पाषाण स्तंभ पर चाहे किसी का लेख हो, उसमें लिखने वाले ने बौद्ध जनों को 10 अच्छी बातों का उपदेश दिया है, जिनमें मुख्य बुद्ध में एकांत निष्ठा रखना, धर्म को मन में ख्याल रखना, मूल दृष्टि, अनात्मवाद आदि को चित्त में रखना आदि हैं। थोड़ी देर बाद मैत्रेय देवालय का पुजारी आ गया। आज उसी के यहाँ रहने का निश्चय हुआ। रहने के लिए विशाल सभा मंडप मिला। मंदिर में मैत्रेय की विशाल मूर्ति है। कहते हैं तुर्कों के युद्ध के समय मंदिर में आग लगा दी गई थी। समझ में नहीं आता तुर्क कब इधर आए। मंदिर में हस्तलिखित 3 कनजुर और 3 तनजुर हैं, जो एक के ऊपर एक छल्ली बांधकर रखे हुए हैं। मंदिर के एक कोने में द्विभुज लोकेश्वर बुद्ध और एकादश मुख लोकेश्वर की पाषाण मूर्तियां हैं। पाषाण की मूर्तियां भोट देश में अति दुर्लभ हैं। ये मूर्तियां भारतीय मालूम होती हैं। मैत्रेय के दर्शन के बाद हम प्रधान मठ को देखने गए। पुस्तकों, मूर्तियों और कम ख्वाब की छतों से मालूम होता है कि किसी समय यह विहार बहुत रौनक पर था। विद्यार्थियों के रहने के बहुत से मकान हैं। स्तोद स्मद दोड शंग अर्थात महाविद्यालय तथा शास्त्रार्थ की बगीची के होते हुए भी अब विहार श्रीहीन है। भिक्षु 180 के करीब बतलाए जाते हैं। एक अवतारी लामा और 2 मखनपो भी हैं। हमें आशा थी कि इस पुराने विहार में तालपत्र की पुस्तक शायद मिल जाए, किंतु निराश होना पड़ा। 3 पुराने चित्रपट देखे, जिन्हें रिनछेन बसम ग्रुव ने बनवाया था। भारत से आई कुछ मूर्तियां यहाँ के विहार में हैं। संभव है कुछ और भी महत्वपूर्ण वस्तुएं हों, किंतु उसके लिए अधिक दिन और अधिक परिचय की आवश्यकता है। कल कोई विशेष बात न थी, इसीलिए लिखने की इच्छा न हुई। मेघ के झिमझिमाते ही में हम लोग ग्यल खंग से चल दिए। हाँ, वहाँ कूड़े में से कुछ हस्तलिखित पुस्तकों के पन्ने लिए। उनमें एक पोथी सतशाहस्त्रिका की 12 पोथियों में से थी। 2 छोटी छोटी जोतें पार करनी पड़ी। फिर कुछ दूर तक जौ गेहूं के हरे खेतों में से चलना पड़ा, मामूली ढालुआं चढ़ाई के। थोड़ी सी प्राय 1.25 मील बाद शरबुम्पा पठ में पहुँचे। दीपंकर के शिष्य डोमतोन के प्रशिष्य शरबा का यह निवास स्थान था।
एक घेरे में बहुत से स्तूप हैं, जिनमें एक में शरबा का शरीर भी है। इसी की बगल में एक छोटा स्तूप है, जिसके महत्व के बारे में कहा जाता है कि संसार में चाहे हिम प्रलय हो जाए, किंतु इस स्तूप पर बर्फ नहीं पड़ेगी। एक और सम्मेलन घर है, किंतु वहाँ भी कोई विशेष वस्तु नहीं है। आजकल यह विहार भिक्षुणियों का है, जिनकी संख्या पूछने पर एक वृद्धा भिक्षुणी ने कहा 3, 20, 16, 17, अर्थात 76, 77। हमने आशा की थी शायद यहाँ हमारे काम की कोई चीज़ हो। 2:30 बजे हम लोग फिर रवाना हुए। चढ़ाई थी और एक छोटी जोत। यहीं दूसरी ओर के पहाड़ पर हमने नातीला को एक दुधमो नगमो अर्थात काली भूतनी दिखलाई। हमने कहा देखो, एक इसके वस्त्र बिल्कुल काले हैं, जैसे इस मुल्क के स्त्री पुरुषों के नहीं हुआ करते। 2, इसका आकार अधिक लंबा चौड़ा है। 3, इसके पास भेड़ें या चमरियां नहीं हैं। और 4, न आसपास हरी घास है। लेकिन नातीला भी अब हमारी भाषा को समझने लगे हैं। 5 बजे के करीब हम रेडिंग अथवा कनसू और मंगोलिया के रास्ते पर पहुंच गए। एक गांव में रहने का स्थान न मिलने पर अगले गांव में एक गरीब के घर में जगह मिली। गांव का नाम फनदा है, यथा नाम तथा गुण तो नहीं मालूम होता। यहाँ पे एक तिब्बती वृद्धा और वृद्ध की तथा शक्य दंपत्ति के चित्र दे रखे हैं। इसी के साथ अगले पृष्ठ पर थोंगला, चमरियाक, सबजा एक स्तूप का भी चित्र दे रखा है। पोतो, दीपंकर के प्रशिष्य पोतोपा का निवास यहाँ से 3-4 मील से अधिक नहीं है, किंतु रास्ता अलग होने से जाने की सलाह नहीं हुई। आज 8:45 चले। थोड़ी दूर पर पहाड़ के किनारे 7 स्तूप कुछ छोटे स्तूपों के साथ दिखाई पड़े। यह भी दीपंकर की परंपरा के एक विद्वान का है। नाम है सनेंग सर स्तूप। इधर के पहाड़ों पर कुछ झाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, जो यहाँ के लिए नई चीज़ है। झाड़ियाँ अधिकतर जंगली गुलाब की हैं। 3-4 मील चलने के बाद मानव बस्ती खत्म हो गई। हाँ, चमरियाँ तो जोत के पास तक मिली। रास्ते में एक जगह अपने दाएं पहाड़ पर एक कस्तूरी मृग को भागते देखा। ठीक मध्याह्न हम जोत के ऊपर पहुंचे। इस जोत पर डाकुओं का भय बहुत अधिक रहता है, किंतु हमारे साथियों के पास 2 पिस्तौलें और एक बंदूक भी है। उतराई में हम लोग पैदल चलना अधिक पसंद करते हैं। इससे खच्चर की पीठ कटने का डर भी कम रहता है। 2 बजे तक हम उतरते ही गए। फिर बाईं ओर पहाड़ी रीढ़ को पार कर लेने पर स्तंग लुंग की नदी आ गई। मठ अभी 1.5 मील पर था। रास्ता उतराई का था। सब लोग पैदल चलने लगे। संग धर्मवर्धन के खच्चर की लगाम उसके पैर में आ गई। हमारे खच्चर वाले सोनियम गंजे को गुस्सा आया धर्मवर्धन पर, किंतु उसे निकाला उसने खच्चरी पर। पहले से भी सोनम गंजे को शिकायत थी कि धर्मवर्धन क्यों नहीं काम करते, किंतु बचपन से ही अभ्यास न होने के कारण वे मेहनत करने में असमर्थ हैं। मठ के पास पहुंचने पर हम लोग उसे धार के इस पार छोड़ लामा के पास गए। शिकम की महारानी के भाई रकसा कुशो का पत्र होने पर भी एक बहुत ही दरिद्र जगह हमें बतलाई गई। इसे हम अपना अपमान समझ रहे थे कि इसी समय ख्याल हुआ कि खच्चरों के आने में देर क्यों हो रही है। थोड़ी देर में सोनम गिंजे आया। बोला, मैं साथ नहीं चलूँगा, मैं लहासा लौटूंगा। हमने भी समझाया, दूसरे साथियों ने भी समझाया, किंतु वह नहीं माना। एक खच्चर लेकर चल दिया। पीछे मालूम हुआ वह लहासा की ओर न जाकर अपने जन्म स्थान खम की ओर जा रहा है। इस प्रकार डाकुओं से भरे इस प्रदेश में 5 खच्चरों को हमारे मत्थे मार वह चलता बना। आज खच्चरों को बांधने और खिलाने का काम नातीला और धर्मवर्धन पर पड़ा। यात्रा में भी कुछ कमी करनी पड़ेगी। यहाँ से रेडिंग के लिए 2 आदमी मिलने वाले हैं। देखो कल क्या होता है। उक्त घटना ने चित्त को कुछ चिंतित बना दिया था। ऐसे समय विहार दर्शन को गए। प्रधान विहार सन 1980 में स्तंगलुंग थंगपा ऋदो गलिंग रसपा ने बनवाया था। एक आंगन के गिर्द विशालकाय बुद्ध मूर्तियों के ग्रह हैं। मूर्तियाँ सुंदर हैं। अनेक कनजुर तनजुर की सुंदर हस्तलिखित पुस्तकें ईंटों की छल्ली की तरह रख दी गई हैं। जब पढ़ना नहीं तो दूसरी तरह रखने की आवश्यकता क्या। आखिर कुछ समय बाद जीर्ण मंदिर के गिरने पर ये पुस्तकें भी नष्ट हो जाएंगी, किंतु क्या दाम से भी यह लोग 1-2 प्रतियां दे सकेंगे।